Hello students, good afternoon all of you. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 9th and 10th, हिंदी ग्रामर. समास आपको एक्सप्लेन कर रही थी मैं. इसमें समास के भेद, अव्ययी भाव समास एक्सप्लेन किया था मैंने. सेकंड कर्मधारय समास ऑल्सो एक्सप्लेन्ड. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग थर्ड नंबर द्विगु समास. द्विगु समास में जहाँ समस्त पद का पहला शब्द संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है. उदाहरण: समस्त पद और विग्रह. ये इसके समस्त पद है और ये इसके विग्रह है ना. फर्स्ट नंबर पे है त्रिकाल. त्रिकाल मीन्स त्रि मतलब तीन, है ना. कुछ भी वर्ड में अगर त्रि ऐड हो जाता है तो त्रि का मतलब होता है तीन, थ्री. त्रिकाल मीन्स तीन कालों का समूह. त्रिकाल. त्रिफला मीन्स तीन फलों का समूह. इसी तरह एक त्रिदेव होता है, एक वर्ड त्रिदेव, तो तीन देवों का समूह हो जाएगा वो, है ना. त्रि जहाँ पर भी ऐड होता है उसका मीन्स थ्री, तीन. त्रिकाल मीन्स तीन तरह का काल, तीन काल का समूह. त्रिफला मीन्स तीन फलों का समूह. समूह मीन्स बंच, तीन फलों का समूह. नेक्स्ट है थर्ड नंबर पंचामृत. पंचामृत, पंच मीन्स फाइव, है ना. पंच मीन्स फाइव, पांच. पंचामृत, मृत मीन्स अमृत, तो पांच अमृतों का समूह. इस तरह इन उदाहरणों में क्रमांक 1 और 2 में पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण और क्रमांक 3 में पहला शब्द परिमाणवाचक विशेषण है. अतः ये द्विगु समास है. द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होते हैं ना. संख्यावाचक मतलब ये त्रि, जहाँ पर तीन त्रि हो गए. त्रि से हमको समझ में आता है तीन, है ना. द्वि मीन्स दो, पंच मीन्स पाँच. जहाँ पर संख्यात्मक विशेषण होता है वो द्विगु समास होते हैं. संख्यावाचक विशेषण है और क्रमांक 3 में पहला शब्द परिमाणवाचक है. परिमाण मीन्स पंचा, पंचा मीन्स ये परिमाण हो गया, अतः ये द्विगु समास कहे जाते हैं. नेक्स्ट अन्य उदाहरण है समस्त पद और इनका विग्रह. फर्स्ट है त्रिलोक. त्रिलोक मीन्स तीन लोकों का समूह. चौगुनी, चौगुनी में चौ मीन्स चार, तो चार गुना. नवरात्र, नव मीन्स नौ, नौ रात्रियों का समूह. पंचनंद मीन्स पांच नदियों का समूह. चतुष्कोण, चतु मीन्स चार, चार कोण वाला. फिर नवग्रह, नौ मीन्स नौ, नौ ग्रहों का समूह. अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टा मीन्स आठ, अष्टाध्यायी मीन्स आठ अध्यायों का समाहार. फिर चौमासा, चौमासा मीन्स चार माहों का समाहार. माह मीन्स मंथ, मासों, चार मासों का समाहार, उसको चौमासा कहते हैं जो 4 महीने होते हैं. नेक्स्ट है चवन्नी. चवन्नी मीन्स चार आनों का समाहार. चार आना मिलकर चवन्नी होती है. ओके. चौराहा मीन्स चार राहों का समाहार. चार रास्ता, है ना, जो चार रास्ते होते हैं उसे चौराहा कहते हैं. नेक्स्ट है सप्ताह. सप्त मीन्स सात, सात दिनों का समाहार. सप्ताह में 7 दिन होते हैं. सप्ताह मीन्स 7 दिनों का समाहार. 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनता है.
जैसे 1 वीक है ना, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में वीक को सप्ताह बोलते हैं। तो सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिनों का। फिर नेक्स्ट है त्रिवेणी। त्रि मीन्स 3, 3 वेणियों का समाहार, त्रिवेणी। तिरंगा मीन्स 3 रंगों का समाहार, इसमें 3 रंग मिले हुए होते हैं, सीमित होते हैं 3 रंग। तिरंगा मीन्स 3 रंगों का समाहार। ये सब द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास में आपको संख्यावाचक विशेषण से पता चल जाएगा, है ना, जैसे उसमें नव, चतुर, पंच, चौ, चव, चो, सप्ताह, सप्त, त्रि, तिरंगा, है ना, तीज, इसमें संख्या आती है। संख्या मीन्स नंबर्स। जो शब्दों में संख्या नंबर्स आते हैं वो द्विगु समास के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है द्विगु समास का विग्रह कीजिए। निम्नलिखित द्विगु समास का विग्रह है। फर्स्ट है नवरत्न। नवरत्न, इसका विग्रह होगा नवरत्नों का समूह। पंचवटी। नेक्स्ट है पंचवटी मीन्स 5 वटों का समूह। नेक्स्ट है चंद्र प्रमाण मीन्स पंच प्रमाण। पंच मीन्स 5 प्रमाणों का समूह। फिर त्रिभुवन। त्रि मीन्स 3, भुवन मीन्स भुवन 3 भुवनों का समूह। नवरस। नव मीन्स 9, रस मतलब रस, 9 रसों का समूह। दोपहर। दोपहर मीन्स 2 पहरों का समूह। कैसे समझ में आएगा? 2 पहर, 2 पहरों का समूह, है ना। दोपहर, दोपहर को क्या कहते हैं? 2 पहरों का समूह। फिर नेक्स्ट है अठवाड़ा। अठवाड़ा मतलब 8 वारों का समूह। 8 वार मीन्स दिन, डेज, वार, है ना। 8 वारों का समूह अठवाड़ा कहलाता है। देन नेक्स्ट है त्रिलोकी। त्रिलोकी मीन्स 3 लोगों का स्वामी। अठन्नी मीन्स 8, है ना। अठन्नी मीन्स 8 आनों का समूह मीन्स अठन्नी। और चवन्नी मीन्स 4 आनों का समूह। ओके। द्विगु। द्विगु मीन्स 2 गायों का समूह। द्वि मीन्स 2 गायों का समूह। अठलोना मीन्स 8 लोनों का समूह। छमाही मीन्स 6 मासों का समूह। 6 महीनों का समूह, 6 मासों का ना, 6 मीन्स 6 माहों का समूह। फिर त्रिकोणा मीन्स 3 कोनों का समूह। फिर अष्ट धातु 8 धातुओं का समूह। नेक्स्ट है षडरस। षड मीन्स 6। ओके, संस्कृत में षड को हम 6 षडरस मीन्स 6 रसों का समूह। और पंचवदन मीन्स 5 वदनों का समूह। ओके, एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? इस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और अथवा या शब्द लगाना पड़ता है। समुच्चय बोधक अव्यय मतलब और या अथवा या लगाना पड़ता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे सत्य और असत्य का समस्त पद होगा सत्यासत्य। ओके, यहाँ दोनों पद प्रधान हैं।
द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। यहाँ पे भी द्वंद्व समास के 3 प्रकार बताए गए हैं। इसमें है फर्स्ट है इतरेतर द्वंद्व समास। इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप हो जाता है और इसमें से हट जाता है ना। लोप हो जाता है मतलब छुप जाता है, हट जाता है। समस्त पद ऋषि मुनि, तो उसका विग्रह होगा ऋषि और मुनि। माता पिता, तो माता और पिता। गाय बेल, तो गाय और बेल। सीताराम, तो सीता और राम। राधा कृष्ण, तो इसका विग्रह होगा राधा और कृष्ण। भाई बहन, इसका विग्रह होगा भाई और बहन। ये तो हो गए इतरेतर द्वंद्व समास के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इस समास में विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या वा अथवा का प्रयोग होता है। या वा अथवा है ना, इन तीनों का या वा और अथवा का प्रयोग होता है, जिसका समास करने पर लोप हो जाता है। जैसे धर्माधर्म, तो धर्म या अधर्म। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। हाँ ना, हाँ या ना। लाभालाभ, लाभ या अलाभ। जोड़ तोड़, जोड़ना या तोड़ना। गुण दोष, गुण या दोष। इसी तरह थर्ड नंबर समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास में जिस समास से उसके पदों के अतिरिक्त उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दाल रोटी, तो उसका विग्रह होगा दाल रोटी वगैरह है। कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता वगैरह है ना, वगैरह हम यूज़ करते हैं, 2-3 नाम लेते हैं फिर उसके बाद ये वगैरह वगैरह। तो दाल रोटी, तो दाल रोटी वगैरह। कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता वगैरह। सेठ साहूकार, तो सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग। फिर रुपया पैसा, तो रुपये पैसे के साथ में रुपए पैसे गहने वगैरह। ओके, नाउ नेक्स्ट है ध्यातव्य बिंदु। जब दोनों पद विशेषण हो और उसी अर्थ में आए तब वह द्वंद्व न होकर कर्मधारय हो जाता है। जैसे भूखा प्यासा लड़का रो रहा है, तो यहाँ भूखा प्यासा लड़के का विशेषण है, अतः कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। अब यहाँ पे द्वंद्व समास दिए गए हैं और उनका हमको विग्रह करना है। अपना पराया, अपना या पराया। अपना या पराया ये वैकल्पिक द्वंद्व है। फिर गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना ये इतरेत्वर द्वंद्व का एग्जाम्पल है। फिर स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष ये भी इतरेत्वर द्वंद्व का एग्जाम्पल है। स्वर्ग नरक, तो स्वर्ग और नरक ये भी इतरेत्वर द्वंद्व का एग्जाम्पल है। हानि लाभ, हानि या लाभ, लाभ या हानि, लाभ हानि है ना, ये वैकल्पिक द्वंद्व है। कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य ये वैकल्पिक द्वंद्व है। फिर जीव जंतु, तो जीव जंतु आदि ये समाहार द्वंद्व है।
नेक्स्ट है अमीर गरीब, अमीर या गरीब ये वैकल्पिक द्वंद्व है। नेक्स्ट है लव कुश, लव और कुश इतरेतर द्वंद्व है। नेक्स्ट है यश अपयश, तो यश और अपयश ये वैकल्पिक द्वंद्व है। नेक्स्ट है मान सम्मान, मान सम्मान आदि ये समाहार द्वंद्व है। नेक्स्ट है रुपया पैसा, इसमें विग्रह होगा रुपया पैसा आदि और ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। आगे लिखेंगे समाहार द्वंद्व। नेक्स्ट है देश विदेश, तो देश और विदेश यह इतरेत्वर द्वंद्व का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है देवासुर, तो देव और असुर यह इतरेत्वर द्वंद्व का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ दिस टॉपिक ऑल्सो कंप्लीटेड। समास आपके व्याकरण के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको मैंने जो व्याकरण की बुक बनवाई है उसमें आप लिखेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में इसकी डिटेल्स लिखेंगे और फिर इसके एग्जाम्पल मैंने जो आपको बताए थे, जैसे जो टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं वो तो लिखना ही है ये। उसके अलावा फिर ये लिखने हैं, फिर इनका विग्रह भी मैंने आपको बताया था, तो ये विग्रह के साथ लिखेंगे आप, है ना। मैं इसकी पिक आपको रिक्वायर्ड होगी तो इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी, अदरवाइज मैंने एक्सप्लेन तो किया ही है, तो आप इसमें से इस वीडियो में से सुन करके आप लिख सकते हैं इसके विग्रह। नेक्स्ट है नेक्स्ट कर्मधारय समास में भी आप कर्मधारय की डिटेल्स लिखने के बाद इनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे। समस्त पद और विग्रह लिखेंगे सब सब्जेक्ट के या सब टॉपिक के। फिर उसके बाद ये भी लिखेंगे इन योर नोटबुक दिस वन देन निम्नलिखित समासों का विग्रह कीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, आप वीडियो में से सुन के ये भी लिखेंगे, इनका विग्रह करके लिखेंगे। द्विगु समास में पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके उदाहरण में ये एग्जाम्पल्स लिखेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अन्य उदाहरण दे रखे हैं ये CW में आपको लिखना है। इसके बाद ये मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, इनका भी आपको विग्रह मैंने एक्सप्लेन किया है ओरली, वो विग्रह लिखने हैं आपको। देन नेक्स्ट है 4th नंबर द्वंद्व समास। इसमें भी आपको इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद में फिर द्वंद्व समास के प्रकार लिखने हैं। 3 प्रकार के होते हैं द्वंद्व समास। उसमें फर्स्ट है इतरेत्वर द्वंद्व समास, इसके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। फिर सेकंड है वैकल्पिक द्वंद्व समास, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। देन यू विल राइट 3rd नंबर समाहार द्वंद्व समास और उसके एग्जाम्पल लिखने हैं। फिर लास्ट में निम्नलिखित द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। ये सब द्वंद्व समास है, इनका विग्रह मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ओरली, वो आपको इनका समास लिखना है। विग्रह करने के बाद में आपको उसका समास का प्रकार बताना है कि कौन सा शब्द कौन सा समास
ठीक है। जैसे अपना पराया, तो अपना या पराया और वैकल्पिक द्वंद्व, ऐसे एक ही लाइन में आपको कंटिन्यू लिखना है। फिर नेक्स्ट है गंगा यमुना, तो गंगा और यमुना और इतरेत्वर द्वंद्व। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष, तो स्त्री और पुरुष और इतरेत्वर द्वंद्व, है ना। आपको ये सारे इसके समास के प्रकार लिखने हैं कि कौन से समास का प्रकार है ये। इस तरह से आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है इन योर व्याकरण बुक। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।